हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतरीन अवस्था में हो। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। ये तो मतलब हर भारतीय या हर जो क्रांतिकारी टाइप का आदमी है उसकी पसंद है। आज़ाद हिंद फौज जो बनाई गई थी और इसने क्या क्या काम किए, कहाँ तक ये सफल रही, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। और रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह हुआ था 1946 में, दूसरा टॉपिक ये होगा। ये जो रॉयल इंडियन नेवी और आज़ाद हिंद फौज थी, इनके साथ में मतलब क्या हुआ था कि जो आर्मी थी उसने भी बगावत शुरू कर दी थी ब्रिटेन के खिलाफ में। तो इससे ये मैसेज गया कि अब जो उनका बेस है, जो इंडियन आर्मी उनका बेस थी, वही उनके खिलाफ बगावत कर रही थी। तो अब उनको पता चल गया था, खासकर रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह से पता चल गया था कि जो सेना है वो भी उनके खिलाफ खड़ी होने लग गई है। तो इस करके उनको एक मैसेज गया था कि अब उनका राज ज़्यादा समय नहीं चलने वाला है। आज़ाद हिंद फौज ये सिंगापुर और रंगून में बनाई गई थी। लेकिन जब इसके कैदियों को पकड़ के भारत लाया गया, जो या इसके सैनिक थे, जब इनको भारत लाया गया, तो इनके समर्थन में जो यहाँ के ब्रिटिश सेना के सैनिक थे या जो भारतीय सेना के सैनिक थे वो भी इनके समर्थन में थे। इससे ये मैसेज गया कि अब अंग्रेजों का राज ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दूर तक चलने वाला नहीं है। भले ही यह मतलब ऐसे जो क्रांतिकारी थे, जो देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले थे, उनके द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इनके समर्थन में वो लोग भी थे जो अंग्रेजों के अधीन नौकरी करते थे या ब्रिटिश सेना के लिए काम करते थे या ब्रिटेन के लिए काम करते थे और भारत के नागरिक थे। ठीक है, तो अब चलते हैं। इसके साथ ये फ़ोटो मैंने लगाया, ये देखिए सुभाष चंद्र बोस जी हैं। और ये इनके साथ में जो आज़ाद हिंद सेना की रेजिमेंट थी वो उसका फ़ोटो है, और ये एकदम रियल फ़ोटो है उसी टाइम का। कितना मतलब महान इंसान थे और कितनी महान इनकी ये कारनामा था, इन्होंने एक सेना बना दी। मतलब एक गुलाम देश था हमारा उस समय पे, और गुलाम देश के नागरिक होने के बावजूद इन्होंने आज़ादी के लिए ब्रिटेन के खिलाफ एक सेना बनाकर लड़ाई लड़ी। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि जो आज़ाद हिंद फौज थी वो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन इससे पहले ये एक बार बनाने की कोशिश की गई थी सरदार मोहन सिंह के द्वारा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आज़ाद हिंद फौज को सबसे पहले बनाने का प्रयास किया गया या किसके दिमाग की उपज थी, तो ये सरदार मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। मलाया में क्या हुआ था, सरदार जो मोहन सिंह थे, उनको जापानियों द्वारा 45,000 भारतीय युद्ध बंदियों को सौंपा गया था 1 सितंबर 1942 में। सिचुएशन क्या थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, जापान ऑलमोस्ट एशिया जीत गया था, और एशिया को जीतने के बाद उनका जो टारगेट था, चीन को वो भी जीत गया था। चीन के बाद उनका टारगेट था भारत, और भारत को उनको पता था कि भारतीयों के की सहायता के बगैर नहीं वो जीत सकता। सॉरी। तो जापानियों ने क्या किया, जो ब्रिटेन के लिए युद्ध लड़ रहे थे, उन कैदियों को क्या किया, उन कैदियों को मिलाकर एक सेना बनाई गई। और जो वो सेना थी या वो जो युद्ध बंदी थे, जो कैदी थे, मतलब जापानियों द्वारा ब्रिटेन के समर्थन में जो भारतीय लड़ रहे थे, उनको शुरू में पकड़ लिया गया और उन कैदियों को सौंप दिया गया सरदार मोहन सिंह को। और जब ये सौंपा गया तो उनको मलाया में सौंपा गया और उनको कहा कि एक भारतीय सेना बनाओ जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेगी, जो कि ब्रिटेन के खिलाफ लड़ेगी और भारत को आज़ाद करवाएगी। इसमें 45,000, देख रहे हो मतलब कितने भारतीय जो थे वो सेना में थे या ब्रिटेन के लिए लड़ रहे थे, वो भी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट एशिया में। 45,000 भारतीय युद्ध बंदियों को 1 सितंबर 1942 को सौंप दिया, किसको, मोहन सिंह को। इन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज बनाने की कोशिश की, लेकिन ये इसमें सफल नहीं हो पाए। क्यों सफल नहीं हो पाए, जापानियों ने कहा कि जब इन्होंने देखा कि ये ऐसी सेना बना रहे हैं जो देश को आज़ाद करा देगी और भारत पर खुद भी जापान कब्जा करना चाहता था, तो उन्होंने कहा कि 2,000 से ज़्यादा आप सेना नहीं बना सकते। इस करके मोहन सिंह और जो जापानी थे उनके बीच में क्लैश हो गया। तो फिर क्या हुआ कि 27 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। वह सबसे पहले रूस गए, रूस से जर्मनी गए, जर्मनी से जापान गए, और जापान और जर्मनी के सहयोग से सिंगापुर में उन्होंने ये काम किया, यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उनका रूट भी याद रखना, भारत से वो रूस गए सबसे पहले, रूस से वो जर्मनी गए, और जर्मनी से जापान गए, और जापान से और जर्मनी के सहयोग से उन्होंने क्या किया, एक सेना बनाई जो थी आज़ाद हिंद फौज सेना। और वो कब बनाई,
मतलब जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचकर बनाई। याद रखना, जापान और जर्मनी ने ये कहा था कि आप भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराओ, ब्रिटेन से मुक्त करवाओ। किस किस ने कहा था? जापान और जर्मनी ने। अक्टूबर 1943 में उन्होंने सिंगापुर में अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की। डायरेक्ट पूछ लेंगे, अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई सिंगापुर में? तो आज सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। या ये भी पूछ लेंगे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में किसकी स्थापना की गई? तो अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की गई थी। ये देखिए, ये सरदार मोहन सिंह हैं, ये इनकी पिक्चर्स हैं, ये इनकी ओरिजिनल पिक्चर है। ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस के साथ भी इनकी पिक्चर है और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ भी। ये जो मतलब बाद में इंडिया भी आ गए थे, उस समय भी इन्होंने एज ए कैप्टन ही काम किया। तो ये सरदार मोहन सिंह है, इन्हीं के दिमाग की उपज थी। INA यानी कि आज़ाद हिंद फौज, इन्हीं के दिमाग की उपज थी और ये इनकी रियल पिक्चर है उस समय की। सिंगापुर में ही क्या किया था सुभाष चंद्र बोस ने? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने दो काम किए, एक आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और साथ में क्या किया था, उन्होंने अस्थायी भारतीय सरकार बनाई, यानी खुद की मिलिट्री और खुद की सरकार। एक तरह से उन्होंने ये कह दिया कि अब हम आज़ाद हैं और हमारी ही गवर्नमेंट काम करेगी। आज़ाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर सिंगापुर और रंगून में था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें जो आज़ाद हिंद फौज थी, कि इसमें सुभाष रेजिमेंट थी, नेहरू रेजिमेंट थी और गांधी रेजिमेंट थी। और महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट थी। ये चारों रेजिमेंट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, इसके तीन मुख्य कमांडर थे। यानी कि जो तीन कमांडर थे आज़ाद हिंद फौज के, एक मुसलमान था शाहनवाज खान, एक प्रेम कुमार सहगल था हिंदू और एक गुरबख्श ढिल्लों, ये एक सिख थे। यानी पूरे के पूरे भारतीय धर्म आप इसमें कह सकते हो समा गए थे। एक तरह से राष्ट्रीयता को भी ये दिखाती थी। और तीनों रेजिमेंट का नाम याद रखना, सुभाष रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट और गांधी रेजिमेंट। और महिलाओं की भी एक रेजिमेंट थी, उसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, रानी झांसी रेजिमेंट या रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ये देखिए, ये हैं गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ये गुरबख्श सिंह ढिल्लों की ओरिजिनल पिक है। और ये हैं प्रेम कुमार सहगल, ये भी प्रेम कुमार सहगल की रियल पिक है एकदम, जो उस समय पे कमांडर थे। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से अंतिम लड़ाई के लिए आशीर्वाद मांगा। जो आज़ाद हिंद फौज का रेडियो स्टेशन था, उससे क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से कहा कि आप हमें लड़ाई के लिए आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भारत को आज़ाद करवा सकें ब्रिटिश सेना से, वो भी आज़ाद हिंद फौज की सहायता से। और इसी समय पर उन्हें बापू बोला गया, किसको? महात्मा गांधी को। बापू की उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी, किसको? गांधी जी को। शहनवाज खान के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज द्वारा इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके द्वारा कौन सी लड़ाई भारत में लड़ी गई? इम्फाल यानी मणिपुर की लड़ाई लड़ी गई। तो आपने ये याद रखना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी। और इसका नेतृत्व शहनवाज खान के नेतृत्व में किया गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, भारतीय सैनिक जीत रहे थे, लेकिन जो मतलब कि जो पूरा का पूरा कंट्रोल था वो जापानियों द्वारा कर लिया गया। और भारतीय सैनिकों से अमानवीय कार्य भी किए गए और उनका मनोबल टूट गया। और फिर सेना भंग हो गई और इधर उधर बिखर गई। और सुभाष चंद्र बोस को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां से वो निकल गए। और जो बचे हुए सैनिक थे वो ब्रिटेन द्वारा कैद कर लिए गए, क्योंकि जापानियों द्वारा दुर्व्यवहार के कारण भारतीय सैनिक वहां से निकलने लग गए। और जापानी और ब्रिटेन के बीच में जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, इम्फाल की लड़ाई भारत में मणिपुर में, तो इसमें शहनवाज खान के नेतृत्व में जो ये लड़ाई चल रही थी, जो बचे हुए ब्रिटेन सैनिक थे वो ब्रिटेन ने मतलब क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने उनको कैद कर लिया और उनको भारत लेके आ गई। ठीक है, याद रखना। जापानियों द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सौंप दिए गए थे। ये भी पूछा जाता है कौन से क्षेत्र जापानियों द्वारा सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट के रूप में दिए गए? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कांग्रेस द्वारा जब ये मतलब जो लाल किले में इन पर मुकदमा चला और जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को भारत लाया गया, तो इन मुकदमे के लिए क्या हुआ था, कांग्रेस ने इनके लिए आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति, यानी ये काम जो सैनिक थे आज़ाद हिंद फौज के, ये काम करेगी, कौन सी समिति काम करेगी उनको बचाने का? और आज़ाद हिंद फौज राहत एवं जांच समिति, यानी ये जो दूसरी थी आज़ाद हिंद फौज राहत एवं जांच समिति, ये इनको राहत सामग्री दिलवाएगी, रोजगार दिलवाएगी और साथ में जांच भी अच्छे से करवाएगी। ये दोनों ही समिति कांग्रेस द्वारा बनाएगी।
लाल किले में आज़ाद हिंद के फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया, ये भी पूछ लेते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया, तो वो लाल किले में चलाया गया। और लाल किले से आई आवाज़, ढिल्लों सहगल शाहनवाज, यानी इनको आज़ाद करो। ठीक है, ये थे देखो जो शाहनवाज खान थे, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कमांडर थे। उन्हीं इन्हीं के नेतृत्व में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई थी। और सुभाष चंद्र बोस को जापानियों द्वारा कौन से दो द्वीप दिए गए, अंडमान और निकोबार द्वीप, गिफ्ट के रूप में दिए गए कि आप यहाँ से कार्रवाई करो और अंग्रेजों को भगाओ। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब इनको कैद करके लाल किले में सुनवाई हुई तो इनके लिए कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के और जो मतलब अकाली दल थे, इनके कुछ वकीलों ने क्या किया था, इनके लिए केस लड़े। जो 5 महान वकील थे जो कि काफ़ी समय बाद वकील की ड्रेस में दिखाई दिए, तो कौन कौन थे जो आज़ाद हिंद फौज के लिए केस लड़ रहे थे? भोला भाई देसाई, यानी भोला भाई देसाई की अध्यक्षता में, जो यानी आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए मुकदमे लड़े जा रहे थे, उनकी जो अध्यक्षता की थी उसकी भोला भाई देसाई ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाने के लिए किसने वकीलों की अध्यक्षता की, तो भोला भाई देसाई। साथ में तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, काटजू थे और आसफ अली थे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के मुकदमे लड़े। 1 से 11 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज का सप्ताह मनाया गया, उनको डेडिकेशन दिखाने के लिए। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया भारतीयों के द्वारा, ये दिखाने के लिए कि हम इनके साथ हैं। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, और दूसरा नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सिंगापुर में थे तो इन्होंने कहा था दिल्ली चलो, यानी भारत को आज़ाद कराओ। ये नारा किसने दिया था, तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। साथ में ये भी याद रखना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी तुम मुझे बलिदान दो और तुम्हें अंग्रेजों से आज़ादी मैं दिलाऊंगा। ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। मुस्लिम लीग ने, जो ये आज़ाद हिंद फौज थी, इसके एक सैनिक, सिर्फ एक सैनिक के लिए मुकदमा लड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। राशिद अली सैनिक था। इस राशिद अली सैनिक के कारण ही मुस्लिम लीग ने आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा लड़ा था या समर्थन कर रही थी। और इस राशिद अली को 7 साल की जेल हो गई थी, जिसके कारण मुस्लिम लीग के छात्रों ने भी क्या किया था, विरोध किया था और तोड़फोड़ की थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक के छात्र, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और फॉरवर्ड ब्लॉक के छात्रों द्वारा कोलकाता में जुलूस निकाला गया और ये कहा गया कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को आज़ाद करो। रॉयल इंडियन नेवी, ये देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से ये मैसेज गया था कि अब जो आर्मी है या सेना है, उसमें भी ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह होने लग गया। ब्रिटिश का जो शासन है यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं टिकने वाला। रॉयल इंडियन नेवी, जो उस समय की नेवी थी, उसका नाम था रॉयल इंडियन नेवी, सॉरी। रॉयल इंडियन नेवी का एक जहाज था जिसका नाम था आईएनएस तलवार, और ये मुंबई में था। इसके सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया, और इसके साथ में कराची में भी सैनिकों ने विद्रोह किया। आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे, रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा कहाँ पर विद्रोह किया गया? मुंबई में विद्रोह किया गया और कराची में विद्रोह किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा तीव्र मुंबई में हुआ था। और जहाज़ का नाम बहुत बार पूछा जाता है, आईएनएस तलवार जहाज़ था, इसने विद्रोह किया था। क्यों किया था? क्योंकि इनके साथ नस्लवादी भेदभाव होता था और अच्छा खाना नहीं मिलता था भारतीयों को, इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया तंग आकर। बीसी दत्त, ये नाम याद रखना, बीसी दत्त ने जहाज की दीवारों पर लिख दिया था, रॉयल इंडियन नेवी के ये कमांडर थे। इन्होंने, बीसी दत्त ने जहाज की दीवारों पर लिख दिया था भारत छोड़ो। ये भी पूछ लेंगे, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह में किसने जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखा था, तो बीसी दत्त ने लिखा था। और जो ये मुंबई और कराची में थे, तिरंगे झंडे फहराए गए। इवन अम्बाड़ा के इंडियन एयरफोर्स में भी क्या किया गया था, जो ये तिरंगे झंडे फहराए गए थे, यानी सेना में भी विद्रोह होने लग गया था। और जो मतलब कोष बनाया गया था आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाने के लिए, उसमें जो नॉर्मल ब्रिटिश सेना के लिए सैनिक काम करते थे, उन्होंने भी उसमें दान दिया था। किसके लिए? आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाने के लिए। जब इन्होंने देखा कि अब देश आज़ाद होने वाला और बेवजह रॉयल इंडियन नेवी के नाम पर सरकार अत्याचार करेगी, तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने समझाया कि रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों को कि अब शांत हो जाओ, अब देश आज़ाद होने वाला है। अब मतलब देश आज़ाद होने के टाइम पर अब सरकार अत्याचार को और बढ़ा रही है, इन्होंने अब जाना है,
तो आप ये विद्रोह मतलब अब ख़त्म कर दो। तो ये पूछ लिया जाता है रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों को शांत किसने किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट मिशन फिर क्या हुआ, अब देखो देश आज़ाद होने की तरफ चल पड़ा है। फिर क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन आ गया। कैबिनेट मिशन का मतलब एक संविधान बनाया जाएगा और एक पार्लियामेंट बनाई जाएगी जिसमें कि भारतीय ही सब कुछ संभालेंगे और भारतीय ही मतलब अब राज करेंगे। कैबिनेट मिशन कब आया ये टाइम भी याद रखना, 1946 में आया था सितंबर में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और इसने काम शुरू किया था, आपने याद रखना है, दिसंबर में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन कब आया, तो 1940 में। इसी कैबिनेट मिशन के बेस पर हमारा संविधान लिखा गया जो आज भी चल रहा है। और ये भी पूछ लेते हैं संविधान किस मिशन के बेस पे लिखा गया, तो कैबिनेट मिशन के बेस पे। और इसका जो नेतृत्व किया था वो पैथिक लॉरेंस ने किया था। और पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में दो सदस्य और थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये बहुत बार पूछ लेते हैं, चार सदस्य में से ये कह देंगे तीन इसके सदस्य थे और एक कौन सा नहीं था। तो याद रखना स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में ही कैबिनेट मिशन आया था। और इसी कैबिनेट मिशन ने संविधान बनाया था बाद में, किसका, भारत का संविधान सभा का निर्माण किया गया था 16 अगस्त 1946 को। फिर क्या हुआ, जब संविधान बनने लगा तो मुस्लिम लीग को ये लगा कि अब हमारा देश अलग पाकिस्तान चाहिए, तो इन्होंने दंगे फसाद और हिंसा फैलानी शुरू कर दी। और अलग से पाकिस्तान मांगने के लिए इन्होंने एक दंगों का दिन रखा, डायरेक्ट एक्शन डे जिसको बोलते हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, यानी दंगों के बेस पर पाकिस्तान लेंगे। और ये दिन था 16 अगस्त का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946 को। और दंगे कहाँ पर सबसे पहले हुए, तो बंगाल में हुए थे, नवाखली में, याद रखना। और जब दंगे हुए और जब मतलब भारत को आज़ाद किया गया, ये भी पूछ लेते हैं, उस समय आखिरी वायसराय कौन था, तो जो वायसराय था माउंट बेटन वायसराय था, जब भारत का विभाजन हुआ और भारत आज़ाद हुआ। और जो पाकिस्तान नाम दिया गया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले रहमत अली खान ने दिया था। और इसके बाद पाकिस्तान और भारत आज़ाद हो जाते हैं 15 अगस्त 1947 को। और भारत और पाकिस्तान आज़ाद होकर दो नए राष्ट्र बनते हैं विश्व के मैप पर, ये आपने ध्यान में रखना है। 15 अगस्त को भारत अपना जो मतलब आज़ादी दिवस मनाता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता है। तो आपकी टोटल कंप्लीट हिस्ट्री पूरी हो चुकी है, मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद अब हरियाणा की जीके चलेगी, क्योंकि हरियाणा के बहुत एग्जाम आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी हरियाणा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ मैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।